Assalamualaikum rahmatullahi wa barakatuh guys. It is Nafeesa Fiaz here and you are watching the psych exam series. If you are looking forward to take any psychological exam, then welcome. This is the right place for you. In this particular video, we will be discussing the remaining portion of CSS Psychology, paper number 1 of the year 2002. So without wasting further time, let's get to it. Our first question states that the psychology has been defined by psychologists as, तो साइकोलॉजी को कैसे डिफाइन किया जाता है? स्टडी ऑफ द बिहेवियर ओनली, स्टडी ऑफ मेंटल एक्टिविटी ओनली, और द साइंस दैट स्टडीज बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस बोथ. तो इसका आंसर क्या होगा? सी. ठीक है, आपको पता होना चाहिए बिहेवियर क्या होता है. मोस्टली ये क्वेश्चन आ जाता है, सीएसएस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था. तो इसका आंसर ये होगा कि हर एक्सटर्नल रिएक्शन को हम बिहेवियर का नाम देते हैं. इसमें जितने भी इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस हैं जैसे कि थॉट्स एंड इमोशंस और ये जो सारी चीज़ें हैं ये कंसिस्ट नहीं करी होती हैं विद इन द कैटेगरी ऑफ बिहेवियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेजेंस ऑफ द अदर मे इंटरफेयर विद परफॉर्मेंस ड्यू टू. क्यों दूसरों की प्रेजेंस में हमारी परफॉर्मेंस पे इम्पेक्ट होता है, उसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस. तो यहाँ पे दूसरों की मौजूदगी में जब हमारी परफॉर्मेंस कम हो रही है तो उसके लिए वर्ड यूज किया हुआ है इंटरफेरेंस का. और वो क्यों होती है इंटरफेरेंस, किस कौन कौन सा फिनोमेना इसको एक्सप्लेन करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इज सोशल इनहिबिशन. इसके ऊपर रिसर्च की थी रॉबर्ट ज़ेजोंक ने 1956 में. व्हाट ही सेड वाज कि जब हम कोई आसान काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे दूसरों की मौजूदगी हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देती है. जब हम कोई मुश्किल काम कर रहे होते हैं तो दूसरों की मौजूदगी हमारी परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर देती है. ठीक है, उसके बाद सोशल लोफिंग का कॉन्सेप्ट है. इट इज द सेम कि जब भी हम ग्रुप सिचुएशन में होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? कम एफर्ट को पुट कर रहे होते हैं. तो जब जाहिर है आप कम एफर्ट लगा रहे हैं, दूसरों की मौजूदगी होना भी तो एक सोशल सिचुएशन ही है ना, तो उसमें आप अपनी जब कम एफर्ट एक्सर्ट करेंगे एज अ रिजल्ट क्या होगा? आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगी. डिस्ट्रैक्शन भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि इंटरफेयर करता है परफॉर्मेंस को, और इसके ऊपर भी थ्योरी दी थी रॉबर्ट बैरॉन ने. व्हाट ही सेड वाज कि यस, डिस्ट्रैक्शन जब आसान कामों पे होती है, जब हम आसान काम कर रहे हैं उस टाइम पे जो डिस्ट्रैक्शन होती है उसके नतीजे में हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, लेकिन जब हम कोई मुश्किल काम कर रहे हैं और उस टाइम पे हमें कोई डिस्ट्रैक्ट कर देता है या उस टाइम पे कोई डिस्ट्रैक्शन एनवायरनमेंट में आ जाती है तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? हमारी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगी. तो ये तीनों कॉन्सेप्ट परफॉर्मेंस के साथ इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, सो इट्स आंसर वुड बी ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी लुक एट अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वी यूजुअली जज इट्स साइज बाय. जब हम किसी दूर की चीज को देख रहे होते हैं तो हम उसके साइज को किस तरह से जज करते हैं? क्या हम ऑब्जेक्ट के साइज की बेस पे जस्ट जज कर लेते हैं उसके साइज को, या फिर हम पर्सपेक्टिव के साइज को भी देखते हैं? ठीक है, अब यहाँ पे पर्सपेक्टिव का साइज बेसिकली होता क्या है कि जो चीज़ें गेस्टाल्ट लॉ के अकॉर्डिंग, गेस्टाल्ट के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जो चीज़ जितनी दूर पड़ी होती है वो उतनी छोटी नजर आती है, करीब की चीज़ें बड़ी नजर आती हैं. दिस इज व्हाट द पर्सपेक्टिव इज. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग फॉर एग्जाम्पल मैं एक दूर पड़े हुए ऑब्जेक्ट को देख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक दरख्त को देख रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि मुझे उसका साइज नज़र आ रहा है राउंड अबाउट 2 फीट. ठीक है, तो उसके बाद मैं अंदाज़ा लगाती हूँ ओके अगर इसका साइज़ मुझे 2 फुट नज़र आ रहा है तो इसका एक्चुअल साइज़ कितना होगा इस दरख्त का. मैं क्या करूँगी? डिस्टेंस का आइडिया लगाऊंगी. ठीक है, डिस्टेंस कितना है मेरे और उस ट्री के दरमियान. ठीक है, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही मैं इस चीज़ को परसीव करूँगी कि ये दरख्त बड़ा होगा. जितना डिस्टेंस कम होगा उसी के अकॉर्डिंग मैं जो दरख्त है उसका एक्चुअल साइज को मैं कैलकुलेट करूंगी. ठीक है, तो इसका ये एक फार्मूला भी है कि जो हमारे रेटिना के ऊपर साइज बनता है वो किस पे डिपेंड कर होता है? साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर. तो इसका करेक्ट आंसर होगा अ कंप्रोमाइज बिटवीन द ऑब्जेक्ट साइज एंड पर्सपेक्टिव साइज. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है द व्यू दैट वी आर बोर्न विद द एबिलिटी टू परसीव द वे वी डू इट हेल्ड बाय. कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर एक एबिलिटी होती है चीज़ों को परसीव करने की. ठीक है, ये व्यू किसका था? तो ये व्यू नेटिविस्ट का होता है. नेटिविस्ट लाइक आपको पता है कि जब भी किसी कम्युनिटी के इनहेबिटेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? नेटिविस्ट होते हैं. लाइक दे आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग देयर. ठीक है, तो ये नेटिविस्ट व्यू इनबॉर्न कैपेबिलिटीज़ के ऊपर एम्फसाइज करता है. व्हाट इट सेज इज़ के जब हम पैदा होते हैं तो चीज़ों को परसीव करने की एबिलिटी हमारे अंदर ऑलरेडी मौजूद होती है. इसके साथ यहाँ पे एम्पिरिसिज्म का कॉन्सेप्ट है. वो क्या होता है कि जितना भी हम नॉलेज गेन करते हैं वो सारे का सारा हमारी सेंसेस के थ्रू होकर हम तक पहुँचता है. ठीक है, कॉन्टेम्प्रेरी साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? वो सारे साइकोलॉजिस्ट जो मॉडर्न टेक्निक को यूज़ करते हुए रिसर्चेस करते हैं या मॉडर्न सारे जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं. ठीक है,
Our next question is the ability to focus on stimuli in which we are interested while resisting the distracting stimuli is called. हम एक ही स्टिमुलाई पे फोकस कर रहे हैं, इर्द गिर्द जितने भी डिस्ट्रैक्टिंग स्टिमुलाई हैं उनको हम निगलेक्ट कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं. इस प्रोसेस को हम सिलेक्टिव अटेंशन का नाम देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन फ्रॉइड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी ईगो ओबेज रियलिटी प्रिंसिपल. यस, बिल्कुल ईगो रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है. अगर आप देखना चाहें तो इस डायग्राम में मैंने दिखाया हुआ दिस इज व्हाट द ईगो इज. इट सेज आई वांट, आई नीड राइट नाउ. सुपर ईगो वर्क्स ऑन द मोरालिटी प्रिंसिपल. व्हाट इट सेज इज यू कांट, यू मस्ट नॉट. ठीक है, ये जो मस्ट की स्टेटमेंट्स हमारे अंदर आती हैं वो सुपर ईगो से आती हैं, और जिस पर्सन के अंदर जितनी ज़्यादा होती हैं उसकी सुपर ईगो इतनी ही स्ट्रांग होती है. ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो ईगो है ये इन दोनों के दरमियान बैलेंस करती है बेचारी, और उसके साथ साथ रियलिटी को देखती है कि सराउंडिंग कैसी है और आइदर आई कैन फुलफिल द इट्स नीड और नॉट. ठीक है. नेक्स्ट, इट ऑपरेट बाय द सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग. सेकेंडरी प्रोसेस क्या होता है? प्लेयर प्रिंसिपल के ऊपर सुपर ईगो काम करती है, तो सुपर ईगो तो मोरालिटी प्रिंसिपल पे करती है. रॉन्ग, ये बाकी सारे गलत हैं. ये पहला ही हमारा आंसर ठीक है. ठीक है, इसके अंदर ये मैंने कुछ एक्सप्लेन भी किया हुआ, अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहें. ये प्राइमरी प्रोसेस और सेकेंडरी प्रोसेस के दरमियान, थिंकिंग प्रोसेस के दरमियान डिफरेंस लिखा हुआ है. दिस इज़ इम्पोर्टेंट. मे बी एग्जाम में ये जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ था इट ऑपरेट बाय द सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग, इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, बेसिकली इट ऑपरेट करती है प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग के ऊपर, और जो हमारी ईगो है वो वर्क कर रही होती है सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग के ऊपर. ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन एज ए सेट की मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग, सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग क्या होती है, आप देख लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेड थ्योरी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड दैट. ट्रेड थ्योरी को हम किस बेसिस पे क्रिटिसाइज करते हैं? वी क्रिटिसाइज इट बिकॉज ट्रेड में बी हाईली डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन. ओके, सो ये आंसर भी करेक्ट है. किस तरह से कि हम देखते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप लीडरशिप पे ट्रेड के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो कि जिनके अंदर लीडरशिप की ट्रेड्स होती हैं, लेकिन वो वाले लोग जिनके अंदर लीडरशिप की ट्रेड्स होती हैं उनकी लीडरशिप भी कुछ सिचुएशन में वो शो कर पा रहे होते हैं, कुछ सिचुएशंस में वो नहीं कर पा रहे होते हैं. तो इट्स मीन दैट कि जो ट्रेड होती है वो ट्रेड लीडरशिप की जो उनकी ट्रेड है वो सिचुएशन डिपेंडेंट है. ओके, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है मॉडरेटर वेरिएबल्स आर वेरी इन्फ्लुएंशियल. तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता. यहाँ पे ट्रेड के ना जो मेजर क्रिटिसिज्म है वो है ये कि ये कुछ भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप किसी के लिए भी नहीं दे रही होती है. इट जस्ट सेज कि ये चीज़ें डिस्क्राइब करी होती है, ये चीज़ें होती हैं. ठीक है, इट डजंट से कि ये चीज़ कॉज कर रही है दूसरी चीज़ को. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मॉडरेटर वेरिएबल्स भी कुछ होते हैं सराउंडिंग में जो कि हमारे कुछ बिहेवियर्स को कॉज कर रहे होते हैं. दे ऑफ्टन डू नॉट स्पेसिफाई हाउ ट्रेड्स आर ऑर्गेनाइज विद इन द पर्सनैलिटी. तो ये भी इनका एक क्रिटिसिज्म है. इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द ए, बी एंड सी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है व्हेन वी रिसीव मिक्स इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन वी टेंड टू बेस आवर इम्प्रेशन ऑन द इन्फॉर्मेशन विच इज़. जब आपको किसी बंदे के बारे में मिक्स इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कोई कह रहा है ये बंदा अच्छा है, कोई कह रहा है बुरा है. ठीक है, तो आप अपनी इम्प्रेशन को किस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस करेंगे? बिल्कुल, हम फर्स्ट रिसीव इन्फॉर्मेशन जो होगी उसके ऊपर हम अपने इम्प्रेशन को बेस करेंगे. ठीक है, तो रिसीव्ड फर्स्ट इसका आंसर होगा. एंड दिस फिनोमेना इज सो पावरफुल इन साइकोलॉजी. हम इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द सोशल साइकोलॉजिकल रिसर्च ऑन एटीट्यूड चेंज हैज़ बीन जनरेटेड बाय थ्योरीज कंसर्निंग ऑन. तो कौन सी थ्योरीज होती हैं? कंसिस्टेंसी इन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, कॉग्निटिव डिसोनेंस, सेल्फ परसेप्शन, एट्रीब्यूशन, नन ऑफ दिस. कौन सी थ्योरी है जिसके ऊपर ज़्यादातर रिसर्चेज एटीट्यूड चेंज से रिलेटेड हुई हैं? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एटीट्यूड चेंज होता क्या है. 3 चीज़ों पे 3 बेसिस होती हैं एटीट्यूड चेंज की. सबसे पहले हम उसमें कंप्लायंस को शो करते हैं, फिर आइडेंटिफिकेशन को शो करते हैं, एंड एट द लास्ट हम इंटरनलाइजेशन कर लेते हैं. इन चीज़ों को हम डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. और उसके अलावा एटीट्यूड की थ्योरीज बेसिकली 4 थ्योरीज होती हैं एटीट्यूड की, और यहाँ पे मैंने रेफरेंस दिया हुआ है. अगर आप लोग इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ फिर आपको मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे एक कंसिस्टेंसी की थ्योरी है, लर्निंग थ्योरी है, सोशल जजमेंट एंड फंक्शनल थ्योरीज.
तो इन चारों में से आपने बताना मुझे ये है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिस्टेंसी इन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, तो ये जो पहली ही कंसिस्टेंसी थ्योरी है ये यहाँ पे आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट कोग्निटिव डिसोनेंस है। कोग्निटिव डिसोनेंस भी वर्क कर रही होती है, वैसे एटीट्यूड चेंज में इसका किरदार होता है काफ़ी, लेकिन ये अंडर द कैटेगरी ऑफ कंसिस्टेंसी थ्योरीज ही आ जाता है, ठीक है। तो इसको हमें अलग से स्टेट करने की जरूरत नहीं है। सेल्फ परसेप्शन इन चारों थ्योरीज में नहीं है, एट्रीब्यूशन का जो तस्करा इन चारों थ्योरीज के अंदर नहीं है, तो हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कंसिस्टेंसी इन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, ठीक है। Our next question is the public opinion survey is क्या होता है? Is it a passive record of opinion limited to what the public believe at one moment in time? Generally ignored by successful politician, इसको तो निकाल दें, ये तो हो ही नहीं सकता। Increasingly helping to shape opinion as well as measure it. इसका आंसर basically as per my understanding would be the B option here. Limited to what the public believe that at one moment in time. क्यों ये मुझे लग रहा है इसका आंसर, बिकॉज सर्वे में हम यही करते हैं ना, हम सर्वे में जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं वो क्या होता है, एक सिंगल पॉइंट इन टाइम पे होता है, ठीक है, और हमें उसमें चेंज का पता नहीं चल रहा होता। तो यहाँ पे इसका आंसर वैसे ए भी हो सकता है। मैंने इसको बहुत सर्च किया लेकिन मुझे इससे रिलेटेड ना कहीं से भी एज इट इज़ या ऑथेंटिक जो रिस्पॉन्स है ना वो मिला नहीं है मुझे। तो दिस इज़ माई हिंट्स कि इसका आंसर बी होगा, लेकिन आप लोग फिर भी इसको ना सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। Our next and last question is the objectivity of science lies in, तो जो साइंस है उसकी ऑब्जेक्टिविटी बेसिकली किस चीज़ पे बेस कर रही होती है? क्या वो साइंटिस्ट की कैपेबिलिटी पे बेस कर रही होती है कि उसकी जो थॉट प्रोसेसेस हैं उनमें प्रेजुडिस ना हो, ठीक है, लाइक बायस ना हो, या फिर वो क्वेश्चन की चॉइस पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप आप किस सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, इधर यू आर स्टडिंग द सोशल साइंसेज और आप फिज़िक्स एक्सपेरिमेंट, या फिर आप मेथोडोलॉजी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। वाई सो? बिकॉज जब भी ऑब्जेक्टिविटी को इस्टेब्लिश किया जाता है तो बायस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन हो गया। वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपने अगर सोशल साइंसेज अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो इन वन वे और अनदर उसमें थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस आ ही जाता है, ऐसा कि ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रही होती है ऑब्जेक्टिविटी चॉइस ऑफ द क्वेश्चन के ऊपर भी, और एट द लास्ट मेथोडोलॉजी पे तो करती ही है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। एंड इसके साथ ही हमारा 2002 का पेपर नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम 2002 के पेपर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। If you guys have any query or difficulty with any particular topic of psychology, feel free to ask me in the comment section below. I will make sure to resolve it in my upcoming videos inshallah. अगर वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।